नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 24 जुलाई 2020 की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। इन घटनाओं में पहली घटना है यूएनईपी और आईईए रिपोर्ट। लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली की स्थापना। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के विषय में जानेंगे। इसके पश्चात हमेशा की तरह हमारा करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली घटना थी यूनेप और आईईए की रिपोर्ट का नाम था शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण। जारीकर्ता कौन थे या किस संस्थान ने इसे जारी किया था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने इसे जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं उसे देखते हैं कि 2050 तक दुनिया में कम से कम 14 बिलियन शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी तथा वर्तमान समय में केवल 3.6 बिलियन उपकरण ही उपयोग में हैं। ये उपकरण तापमान में वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिस अनुपात में 2050 तक इन उपकरणों की आवश्यकता बढ़ेगी तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी के तापमान में भी उतनी ही वृद्धि होगी। आखिर 14 बिलियन शीतलन उपकरण जो कि 2050 तक आवश्यकता होगी, इनके बढ़ने का क्या कारण है, किस कारण से यह बढ़ेगा? तो प्रथम है कि शीतलन उपकरण में वृद्धि निम्न क्षेत्रों की मांग के कारण आएगी। पहला क्या है? तो तापमान नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य सुरक्षा, घरेलू क्षेत्र में आराम और विलासिता, टीकों और दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु इन उपकरणों के उपयोग में वृद्धि होने का अनुमान है। इसके पश्चात प्रमुख चिंताएं क्या है इस रिपोर्ट में? तो कहा गया है कि एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाने वाला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे HFC भी कहा जाता है, यह ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर कंडीशनर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात है कि वृद्धि, तो एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन में उत्सर्जन में 2050 में 2017 के स्तर की तुलना में 90% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि 90% की बढ़ोतरी 2050 में हो जाएगी। यानी 2017 में हम जो भी उत्सर्जन कर रहे हैं उसका 90%। उपाय क्या है? तो ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर की आवश्यकता होगी जो ऊर्जा की मांग को कम करने में मदद कर सकता है। इसके पश्चात देखते हैं किगाली समझौता। किगाली रवांडा की राजधानी है जहाँ पे किगाली समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था। हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 2016 में। उद्देश्य क्या था? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बाहर करना। यानी वर्तमान समय में यदि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का किसी भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे उपयोग से बाहर करना। अब इसी रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत ने क्या क्या किया है इस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या जलवायु या इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो भारत की एक संस्था है थिंक टैंक है भारत की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन सिफारिशों को बताया गया था कि आखिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के क्या क्या दुरुपयोग, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि वातावरण पर नकारात्मक रूप से होने वाले हैं। तो ये दिल्ली स्थित थिंक टैंक थी। तो इन्होंने पूर्व में ही कुछ सिफारिशें भारत सरकार को की थी और वर्तमान में यूनेप और आईईए के द्वारा की गई सिफारिशें, दोनों की सिफारिशें एक समान हैं। तो ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2010 के बाद से भारत में एयर कंडीशनर का उत्पादन 13% बढ़ा है। 2017 और 27 के मध्य एयर कंडीशनर की मांग में 15% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। जहां 13% एयर कंडीशनर का उत्पादन बढ़ा है, वहीं 2017 और 10 के मध्य एयर कंडीशनर की मांग में 15% प्रति वर्ष की वृद्धि होगी। भारत सरकार ने
एक घोषणा की थी कि एसी के लिए डिफ़ॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाना अनिवार्य है। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया था। इसके बाद हम देखते हैं लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना। तो इस सुविधा की स्थापना कहाँ हुई है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार में की गई है। तो दिहार के विषय में यहाँ पे जानेंगे कि आखिर दिहार है क्या। तो स्थापना इसी कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम में परिवर्तन 2008 में किया गया था। उद्देश्य क्या था दिहार का? तो लद्दाख के ठंडे शुष्क रेगिस्तान के दुर्गम इलाके को यथोचित हरा भरा बनाना। जैसा कि हम जानते हैं कि लद्दाख जहाँ की वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है, उस स्थान को, उस ठंडे और दुर्गम स्थान को हरा भरा बनाने का कार्य दिहार को सौंपा गया था। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो ठंडे कृषि पशु प्रौद्योगिकियों पर कार्य करना, रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों की स्क्रीनिंग और पहचान करना, अधिक ऊंचाई और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकियों की खोज करना आदि शामिल हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और लेह जैसे दुर्गम इलाके में यह परीक्षण सुविधा निस्संदेह लेह के निवासियों के लिए एक राहत लेकर आएगी। अगली खबर देखते हैं स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली। भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली का विकास दिगंतरा नामक एक स्पेस स्टार्टअप के द्वारा किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है? यह किस कार्य प्रणाली पर आधारित है? तो यह लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर यह प्रणाली कार्य करेगी। यह वैश्विक वास्तविक समय में पृथ्वी की निगरानी प्रदान करेगी। लो अर्थ ऑर्बिट में लागत कुशल नैनो उपग्रह के एक नक्षत्र को तैनात किया जाएगा। इसके पश्चात है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और मैप करने में यह प्रणाली मदद करेगी। यदि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का मलबा है तो वह मलबा कितना है और किस दिशा में वह गति कर रहा है, इसमें यह कंपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी को सपोर्ट अपना प्रदान करेगी। यहाँ जानते हैं दिगंतरा के विषय में कि आखिर दिगंतरा है क्या। तो यह भारत की पहली वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है। यह छोटी सैटेलाइट असेंबली लाइन और प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने की इनकी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष की निगरानी के लिए एक उपग्रह तारामंडल का निर्माण करना जो अंतरिक्ष में उपस्थित मलबे को ट्रैक और मैप कर सके कि अंतरिक्ष में कितना मलबा है और वह किस दिशा में भ्रमण कर रहा है। यह आपको पता होना चाहिए कि यह पंजाब के लवली यूनिवर्सिटीज़ के पूर्व छात्रों के द्वारा प्रारंभ की गई एक स्टार्टअप है। इसके पश्चात देखते हैं दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु क्या है? इस उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है ANASIS-2। इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया स्वयं का संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश है। आप यह ज्ञात होना चाहिए आपको कि भारत का भी अपना एक सैन्य उपग्रह है। इसके पश्चात देखते हैं कि 2020 में स्पेस एक्स का यह 12वां प्रक्षेपण था। इसके पश्चात हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के विषय में देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 23 जुलाई को मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी। इसने बॉम्बे स्टेशन से भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया था। इसके बाद देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो। यह भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है जिसकी स्थापना 8 जून 1936 ईस्वी को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका आदर्श वाक्य है। अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में। पहली घटना थी कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा NIT और अन्य सभी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान को
किस कक्षा तक अंक के मानदंड का त्याग करने का निर्देश दिया है? तो कक्षा 12वीं तक प्रत्येक NIT और सभी केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान को कक्षा 12 तक अंक के मानदंड का त्याग करने का निर्देश दिया है। इसके पश्चात देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश से इमरजेंसी ऑर्डर के तहत हैमर, जिसका फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है? तो वह फ्रांस है। इस मिसाइल को भारत में शामिल किए जा रहे हैं राफेल विमानों के ऊपर में लगाया जाएगा। इसके पश्चात है कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किस टेस्ट का आयोजन किया था? तो यह था इंडियन स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट या इंडसैट टेस्ट 2020। इसके पश्चात है कि किसे सर्वसम्मति से अमूल ब्रांड के मालिक GCMMF का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो श्यामल भाई पटेल को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात है कि केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने मेंटरिंग प्लेटफॉर्म http www.restartindia.in का शुभारंभ किया है। तो इसकी संकल्पना किस भारतीय कंपनी के द्वारा की गई है? तो वह मुथूट फिनकॉर्प और INK टॉक्स के साथ में की गई है। फेसबुक यूजर्स की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए मैसेंजर के किस फीचर को फिर से शुरू किया है? तो यह फीचर है ऐप लॉक, जिससे आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा की जाएगी। हाल ही में किस जैज गायिका या अभिनेत्री का निधन न्यूयॉर्क में हुआ है? तो एनी रॉस हैं, इनका निधन हाल ही में न्यूयॉर्क में हुआ है। नासा द्वारा डिजाइन किए गए वेंटिलेटर जिसका नाम वाइटल है या वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल का निर्माण भारत की किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो क्यूरासाइनिया है, इसके द्वारा भारत में इस वेंटिलेटर का निर्माण किया जाएगा। आगे है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक अपराध से लड़ने के लिए अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो वह ऑपरेशन लीजेंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ऑपरेशन लीजेंड कहाँ प्रारंभ किया गया है या इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होगा कि अमेरिकी शहरों में हिंसा से ग्रस्त अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंटों को भेजने के लिए एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन लीजेंड। इसके पश्चात देखते हैं कि किस देश ने पहले मंगल मिशन थियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्षयान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो चीन है। हाल ही में UAE ने भी अपना एक मंगल मिशन जापान के तानेगशिमा लॉन्च स्टेशन से किया है, जिसका नाम है मिशन मार्स होप के नाम से किया है। इसके पश्चात देखते हैं कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की सज़ा तक की जेल हो सकती है? कितने साल तक की जेल हो सकती है? उसका उत्तर होगा 2 साल तक। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। यह देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क वितरित करेगी। इसके पश्चात है कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो वह आर्थिक सहायता कितने की होगी? तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से मरता है तो। इसके पश्चात है कि किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। यहाँ आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक तेज कोविड-19 परीक्षण किट विकसित करने के लिए सहयोग अभियान प्रारंभ किया है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल। इसके पश्चात हम देखते हैं आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज के घटनाक्रमों से बन सकते हैं। तो पहला है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 23 जुलाई।
झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो वह है 2 साल। इसके बाद देखते हैं कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वह 1 लाख रुपये होगी। इसके पश्चात निम्न में से किस राज्य ने पंचायती राज्य संस्थानों में चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश किया है? तो वह होगा हरियाणा। इसके पश्चात हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक। इसके साथ हमारा आज का वीडियो आज ही यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होती रहे। यदि आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।